हेलो एंड वेलकम टू स्टडी AQIS। आई एम अमृत उपाध्याय और आप देख रहे हैं डेली न्यूज रिपोर्ट फॉर यूपीएससी। सो लेट्स स्टार्ट द बुलेटिन विद द हेडलाइंस। आरबीआई ने ज्वाइन किया प्रोजेक्ट नेक्सस, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होंगे बूस्ट, बैंक्स फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का है आइडिया। अरुणाचल प्रदेश में डिस्कवर हुआ हॉर्न फ्रॉग, इंडिया की डाइवर्सिटी में 40% शेयर है अरुणाचल का। जीरो वैली के आपातानी के ऊपर रखा गया है नाम। और जीडीपी के बेस ईयर को चेंज करने की हो रही है तैयारी। एमओएसपीआई ने फॉर्म की कमेटी। जीडीपी होती है कंट्री की इकोनॉमी का स्नैपशॉट। आइए न्यूज शुरू करें। देश के सेंट्रल बैंक आरबीआई ने प्रोजेक्ट नेक्सस ज्वाइन कर लिया है। इस प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट बीआईएस यानी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने दिया है। प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को प्रमोट करना है और इसके लिए डोमेस्टिकली यूज होने वाले इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट नेक्सस में साउथ ईस्ट एशिया की 4 कंट्रीज मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के फास्ट पेमेंट सिस्टम्स को इंडिया के यूपीआई से लिंक किया गया है। यह भी पॉसिबिलिटी है कि इंडोनेशिया आगे चलकर इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर ले। इसे ऐसे समझिए, इंडिया में यूपीआई को हम इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम के तौर पर यूज करते हैं। इस तरह का सिस्टम दूसरी कंट्रीज में भी हैं। इन सिस्टम्स को एक प्रोजेक्ट के जरिए कनेक्ट किया जाएगा ताकि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को प्रमोट किया जा सके। बीआईएस क्लेम करता है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से ज्यादातर केसेस में पर्सन टू पर्सन एंड पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट्स विद इन 60 सेकेंड्स कंप्लीट हो जाएंगी। नाउ व्हाट इज यूपीआई? यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन से लिंक किया जा सकता है। इसकी वजह से सीमलेस फंड राउटिंग और मर्चेंट पेमेंट्स जैसे एप्लीकेशंस को इंप्लीमेंट करना इजी हो जाता है। यह इंटरफेस पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस को भी पूरा करता है और इन ट्रांजैक्शंस को कन्वीनियंस एंड रिक्वायरमेंट के बेस पर पूरा किया जाता है। नाउ यू शुड ऑल्सो नो अबाउट बीआईएस। बीआईएस यानी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट स्विट्जरलैंड के बेसल में सिचुएटेड है। यह सेंट्रल बैंक्स के लिए एक बैंक का काम करती है। इस बैंक का यह टारगेट होता है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन के जरिए सेंट्रल बैंक्स में मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट में दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज के 63 सेंट्रल बैंक्स शामिल हैं और इन कंट्रीज की जीडीपी ग्लोबल जीडीपी में 93% शेयर रखती है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट्स ने अरुणाचल प्रदेश में हॉर्न फ्रॉग यानी सींग वाले मेढक की एक नई स्पीशीज रिकॉर्ड की है। अरुणाचल प्रदेश की टैली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिले इस फ्रॉग का नाम है जेनोफ्रिस आपातानी। आपको बता दें कि आपातानी अरुणाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट ट्राइब है। आपातानी कम्युनिटी फ्लोरा एंड फौना के कंजर्वेशन में सिग्निफिकेंट रोल निभाते हैं। देखिए, इंडिया में हमें हर क्षेत्र में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। एनवायरमेंटल लेवल पर भी हमें ये डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इंडिया के फ्लोरा एंड फौना की डाइवर्सिटी में अरुणाचल प्रदेश का शेयर है 40% के आसपास। इस डाइवर्सिटी में मेजर शेयर अरुणाचल की जीरो वैली का है। टैली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जीरो वैली के पास ही लोकेटेड है। अरुणाचल प्रदेश की आपातानी ट्राइब भी जीरो वैली में ही रहती है। ये ट्राइब बैम्बू क्राफ्ट के लिए फेमस है। आपातानी ट्राइब ड्री, म्योको, यापुंग और मारून जैसे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए भी फेमस है। ये ट्राइब एक लोकल लैंग्वेज बोलती है जिसका नाम है तानी। इसके अलावा ये ट्राइब सूरज और चांद की पूजा भी करती है। इस ट्राइब को उसकी इंटीग्रेटेड राइस फिश फार्मिंग के लिए भी जाना जाता है। इस तरह की फार्मिंग में फिश अपने भोजन के लिए पैडी फील्ड्स पर डिपेंड होती हैं। फिश को फीड कराने के लिए फार्मर्स को कोई सेपरेट अरेंजमेंट नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो एल्गी और कई तरह के इंसेक्ट्स को खाती हैं और इसकी वजह से राइस क्रॉप की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इस मेथड में इरिगेशन के लिए बैम्बू से बने पाइप्स, माउंटेन स्प्रिंग्स और रेन वाटर यूज होता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने 26 मेंबर्स वाले एडवाइजरी कमेटी ऑन नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स का गठन किया है। इस कमेटी के चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के फॉर्मर प्रोफेसर विश्वनाथ गोलदार हैं। इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव जीडीपी के लिए बेस ईयर को डिटरमाइन करना है। इसके अलावा यह कमेटी जीडीपी को इन्फ्लेशन और इंडस्ट्रियल इंडिकेटर्स के साथ अलाइन करने का सजेशंस भी देगी। देखिए, बेस ईयर को अपडेट करना बहुत जरूरी होता है। जब गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बेस ईयर को अपडेट नहीं करती तो जीडीपी का डेटा इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो पाता। अभी जीडीपी का बेस ईयर है 2011-12। चलिए अब समझते हैं कि जीडीपी के कैलकुलेशन में बेस ईयर का फंडा कैसे काम करता है। अज्यूम कीजिए कि इंडिया में 2011-12 में टोटल 3 कमोडिटीज प्रोड्यूस हुई। उस समय उन आइटम्स का प्राइस था 100 रुपीज पर आइटम। सो टोटल जीडीपी हो गई 300 रुपीज।
अब इस आइटम का प्रोडक्शन कम होकर 2 आइटम्स तक हो गया, पर एक आइटम का प्राइस 100 रुपीज से बढ़कर 150 रुपीज हो गया है। इसका मतलब नॉमिनल जीडीपी होगी 300 रुपीज। इन फिगर से ऐसा लग रहा है कि जीडीपी में ना कोई इंक्रीमेंट हुआ है और ना ही डिक्लाइन। अब यहीं पर बेस ईयर की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। जब हम करंट जीडीपी को 2011-12 के कांस्टेंट प्राइस पर एस्टिमेट करेंगे तो टोटल जीडीपी 200 रुपीज होगी। क्यों? क्योंकि उसी आइटम का प्राइस 2011-12 में 100 रुपीज था। अब यह क्लियर हुआ कि जीडीपी में डिक्लाइन है। चलिए एक बार रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी की डेफिनेशन को भी देखते हैं। जब हम रियल जीडीपी की बात करते हैं तो उसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन काउंट नहीं होता। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक गिवन पीरियड में किसी कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस होने वाली सभी गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल मॉनेटरी वैल्यू होती है। जीडीपी से पता चलता है कि एनुअली इकोनॉमी ने कितना अच्छा किया या कितना खराब परफॉर्म किया। अगर जीडीपी के डेटा में स्लगिशनेस दिखती है तो इसका मतलब हुआ कि कंट्री की इकोनॉमी स्लो डाउन मोशन में जा रही है और कंट्री ने लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सफिशिएंट गुड्स का प्रोडक्शन नहीं किया है। साथ ही सर्विस सेक्टर भी डिक्लाइन कर रहा है। जीडीपी एक तरह से कंट्री की इकोनॉमी का एक स्नैपशॉट होता है। इससे इकोनॉमी के साइज और ग्रोथ रेट का एस्टिमेट मिल जाता है। प्रेजेंटली इंडिया की जीडीपी $3.94 ट्रिलियन के अराउंड है। जीडीपी रैंकिंग के मामले में इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जीडीपी कंट्री की इकोनॉमी की एक पिक्चर तो प्रेजेंट कर देती है, पर इसकी एक लिमिटेशन है, और लिमिटेशन ये है कि पीपल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन, हेल्थ का डेटा इसमें इंक्लूड नहीं होता। इस रीजन की वजह से एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जीडीपी कंट्री की रियलिटी रिफ्लेक्ट नहीं करती। अगर किसी कंट्री का जीडीपी डेटा अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस कंट्री के सिटीजन्स रियलिटी में अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे होंगे। ZSI यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने देश की फ्लोरा एंड फौना के लिए एक चेकलिस्ट रिपोर्ट रिलीज की है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में इंडिया पहला ऐसा देश है जिसने इस तरह का डॉक्यूमेंट इशू किया है। इस चेकलिस्ट को जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाउंडेशन डे पर रिलीज किया गया। इस चेकलिस्ट में इंडिया की 1,04,561 फौना स्पीशीज को कवर किया गया है। यहाँ फौना का मतलब है एनिमल्स से। इस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 1358 बर्ड स्पीशीज को रिकॉर्ड किया गया है। इसमें से 79 स्पीशीज एंडेमिक हैं। सबसे ज्यादा एंडेमिक स्पीशीज वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं। इंडिया में कुल मिलाकर 455 मैमेलियन स्पीशीज रिकॉर्ड की गई हैं। सबसे ज्यादा मैमेलियन स्पीशीज हैं मेघालय में। कोलकाता में लोकेटेड ZSI का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 जुलाई 1916 को। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत यह इंस्टीट्यूशन कंट्री में जूलॉजिकल रिसर्च के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आइए अब टाइम हो गया है टर्म ऑफ द डे का, और आज टर्म ऑफ द डे में है 0 FIR। जब किसी अलेजिड क्राइम के लिए FIR उस पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जाती है जिसका एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन, क्राइम जहां हुआ उस क्षेत्र से अलग है, तो उस FIR को कहते हैं 0 FIR। 0 FIR रजिस्टर करते समय यह नहीं देखा जाता कि विक्टिम का रेसिडेंस कहां है या फिर क्राइम किस जगह हुआ है। 0 FIR का पर्पस ये होता है कि विक्टिम को FIR रजिस्टर कराने के लिए दर बदर भटकना ना पड़े। साथ ही FIR रजिस्टर कराने के बाद विक्टिम को जल्द से जल्द जस्टिस मिल सके। 0 FIR के लिए पुलिस स्टेशन कोई रेगुलर नंबर इशू नहीं करता, बाद में उसे कंसर्न पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब कंसर्न पुलिस स्टेशन को 0 FIR मिल जाती है तो वो एक नई FIR रजिस्टर करती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। जस्टिस वर्मा कमेटी ने 0 FIR को रिकमेंड किया था। अब टाइम है बुलेटिन के थर्ड सेगमेंट का, जो कि है रैपिड न्यूज। आइए देखते हैं रैपिड न्यूज में क्या है खास। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने GIB यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड लेसर फ्लोरिकन के कंजर्वेशन का नेक्स्ट फेज अप्रूव कर दिया है। इस फेज के लिए 56 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं। इस कंजर्वेशन प्लान में हैबिटेट डेवलपमेंट, इन सीटू कंजर्वेशन, कंप्लीशन ऑफ द कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर एंड रिलीज ऑफ कैप्टिव ब्रेड बर्ड्स शामिल हैं। 2013 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को सेव करने के लिए पहली बार नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट टाइम 2016 में बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और फिर 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन हुआ था। इंडियन नेवी ने एक ऐसा बॉम्ब डेवलप किया है जो स्टैंडर्ड TNT यानी
ट्राई नाइट्रोटोलिन से 2.01 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है। इंडियन नेवी ने सेबेक्स 2 नाम के एक एक्सप्लोजिव बॉम्ब को सक्सेसफुली डेवलप और सर्टिफाई किया है। सेबेक्स 2 का पर्पस बिना एडिशनल वेट ऐड किए कैनन बॉल्स और वॉरहेड्स की डिस्ट्रक्टिव पावर को बढ़ाना है। सेबेक्स 2 को इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड ने यानी EEL ने डेवलप किया है। ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का पार्ट है। इंडिया में यूज होने वाले सबसे पावरफुल कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव पर्टिकुलरली ब्रह्मोस वॉरहेड की TNT इक्विवेलेंस अप्रॉक्स 1.5 है। दुनिया भर में सबसे कन्वेंशनल वॉरहेड्स की TNT इक्विवेलेंस 1.25 से 1.3 के बीच होती है। हरिकेन बेरिल अब कैटेगरी 5 हरिकेन में चेंज हो चुका है। ये अब पोटेंशियली कैटास्ट्रोफिक हरिकेन की कैटेगरी में आ गया है। इस स्टॉर्म की वजह से साउथ ईस्टर्न कैरेबियन आइलैंड्स में मैसिव डेवेस्टेशन हुआ है। इतना मैसिव डेवेस्टेशन विंड स्पीड के कारण हुआ जो बढ़कर 260 किलोमीटर पर आवर हो गई है। आने वाले दिनों में विंड स्पीड में चेंज आने की पूरी संभावना है। हरिकेन बेरिल का फॉर्मेशन कैरेबियन एंड केप वर्दे आइलैंड्स के बीच अटलांटिक रीजन में हुआ था। इसके अलावा आने वाले महीनों में ग्लोबल वार्मिंग और कुछ दूसरे रीजंस की वजह से अटलांटिक ओशन में 20 या उससे ज़्यादा स्टॉर्म्स आ सकते हैं। वैसे एक एवरेज ईयर में इनकी संख्या 14 के आसपास होती है। इंडियन आर्मी का एक कंटिंजेंट थाईलैंड के लिए रवाना हो गया है। ये कंटिंजेंट इंडिया थाईलैंड ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री में पार्टिसिपेट करेगा। मैत्री एक्सरसाइज का ये 13th एडिशन है जो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये बेसिकली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो हर साल ऑर्गेनाइज होता है। 2006 से मैत्री एक्सरसाइज ऑल्टरनेटिवली इंडिया एंड थाईलैंड में ऑर्गेनाइज होती है। इस एक्सरसाइज का पिछला एडिशन सितंबर 2019 में मेघालय के उमरोई में आयोजित हुआ था। मैत्री एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव इंडिया और थाईलैंड के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन को इनकरेज करना है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को अप्रिशिएट किया है। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ने सक्सेसफुली 9 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया था। इस इनिशिएटिव को लॉन्च करने के पीछे ये विजन था कि गवर्नमेंट सर्विसेज को सभी सिटीजन्स तक इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल कराया जा सके ताकि ज़्यादा इंक्लूसिव और एफिशिएंट सोसाइटी डेवलप की जा सके। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ने दूसरी गवर्नमेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में कोऑर्डिनेट किया है जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सेल्फ रिलायंट इंडिया एटसेट्रा। इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना है। साथ ही इंटरनेट कनेक्टिविटी को एक्सपेंड करके डिजिटल डिवाइड को खत्म करना भी इसका टारगेट है, जैसे भारत नेट के माध्यम से रूरल इंडिया को हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट करना। आइए अब देखते हैं व्हाट आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टुडेज बुलेटिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज जीरो वैली इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? केरला, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड। Second question is, which of the following countries is not included in Project Nexus? मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और श्रीलंका। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। शेयर योर फीडबैक एंड ओपिनियन अबाउट दिस प्रोग्राम इन द कमेंट सेक्शन। कल मॉर्निंग 9 AM आपसे फिर मुलाकात होगी डेली न्यूज रिपोर्ट प्रोग्राम में नए एपिसोड में। टिल देन स्टे ट्यून विथ स्टडी IQ IAS। थैंक्स।